तो दोस्तों 6 मई की रात को जब मैं अपना ट्विटर चला रहा था तब मेरी फीड पे इंडियन आर्मी का ये एक ट्वीट मेरे सामने आता है और उन्होंने रात 1:30 बजे ये एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था प्रहराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिताय रेडी टू स्ट्राइक ट्रेंड टू विन। अब देखो गाइस, जनरली आर्मी इतनी ज्यादा को ट्वीट करती नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ट्वीट ऐसे ही कर दिया होगा और उसके ठीक 20 से 25 मिनट के बाद ये वीडियो फीड पर आ गई जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में इंडियन आर्मी ने मिसाइल फायर कर दी है। और जब खोल के देखा तब यहाँ पर मिसाइल और डिस्कशन के वीडियो एक के बाद एक सामने आते ही जा रहे थे। और जैसे ही ये चीज देखी तो मन में एक बेचैनी और एक खुशी थी। खुशी इस बात की थी कि जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली इंडियन आर्मी ने कर दिया। और बेचैनी इस बात की कि कहीं ये बातें झूठी ना निकल जाए, लेकिन मेरी बेचैनी, मेरी जो हड़बड़ाहट थी जानने की, जो मेरी बेचैनी थी वो अगले 20 मिनट में खत्म हो गई जब मैंने इंडियन आर्मी का ये पोस्टर देखा, इस सर्वर #जय हिंद। हालांकि ये ऑपरेशन सिंदूर कोई मिसाइल स्ट्राइक नहीं है और साल 1971 के बाद जहां तीनों आर्म फोर्स ने एक साथ काम किया है। ऐसे में ये क्या है ऑपरेशन सिंदूर, इसके तहत कहां और क्यों हमला हुआ और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया, एंड अब आगे क्या होगा, क्या ये मिशन सिंदूर क्या हमारे 26 जो नागरिक मारे गए थे क्या उनका एकलौता बदला है, तो जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस 22 अप्रैल 2025 ये वो दिन है जिस दिन हमारे कश्मीर के पहलगाम में क्या हुआ था ये तो हर एक भारतीय अच्छे तरीके से जानता है। जो आतंकवादी थे वो पहलगाम में घुसे और जो यहाँ पर जो टूरिस्ट आए थे उनसे उनका धर्म पूछा, जो जेंट्स है उनकी वहां पर बैंड उतरवाई और जब उनको ये कंफर्म हो गया कि वो मुसलमान नहीं है तब उनको वहां पर जहां पर वो पॉइंट होता है वहां और जो हमला हुआ उसमें 26 लोगों की जान गई और उस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, यानी कि TRF ने, लश्कर मोहम्मद के। मेजरली हमारे लोगों में पहले से ही आक्रोश था, जो कि पहला ये कि टेररिस्ट ने पहले भी घुस के कश्मीर में हमला किया था, लेकिन ये अटैक्स आर्मी में होते थे ना कि सिविलियंस। और ये कि कोई नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक टारगेटेड रिलीजियस किलिंग थी। और जब हमला हुआ, जब यहाँ पर जो जेंट्स थे उनको मार दिया गया, जिनके पतियों को मार दिया गया, तब उन महिलाओं ने आतंकवादियों से कहा कि भाई अब आपने तो इनको मार दिया है, अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है, उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको छोड़ रहे हो, जाओ जाके मोदी से कहो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था, मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को। और ये वो समय था जब यहाँ पर पाकिस्तान को जवाब देने का टाइम था कि हम पहले की तरह वो देश नहीं है जो पाकिस्तानी टेररिस्ट या फिर किसी भी टेररिस्ट की सिर्फ हम निंदा करें। हम वो देश है जिसको पाकिस्तान की जहन में डर घुसाना आता है। इसी माइंडसेट के चलते 29 अप्रैल के दिन NSA अजीत डोवल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों आर्मी चीफ से मुलाकात की और उन्होंने वहां पर तीनों आर्मी चीफ्स को खुली यहाँ पर छूट दी थी कि उनको जिस तरीके से यहाँ पर हमला करना है कर सकते हैं, जिस भी तरीके से उन पे कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं। और जिन 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था आतंकवादियों ने, उनकी खून से धरती को लाल करने के लिए तीनों आर्मी फोर्स ने मिलकर मिशन शुरू किया, मिशन सिंदूर। किसी भी तरीके के अटैक करने से पहले ये कंफर्म करना जरूरी था कि तीनों आर्मी फोर्स के टारगेट क्या क्या है। इंटेलिजेंस और आर्म फोर्स के ऑपरेशन चलाए जाने के बाद जो वहां पर जो मूवमेंट हो रहे थे, संदिग्ध और
जो शंकास्पद लोग थे और आतंक को ढूंढा जा रहा था वहां पर घाटी में, जो शंकास्पद लोग थे वहां से उनसे पूछताछ करने के बाद ये कुल टोटल 9 ठिकानों का पता चला जहां से ये पूरी की पूरी प्लानिंग रची जाती थी भारत के खिलाफ आतंकवाद की। इनमें से 3 बेस थे लश्कर-ए-तोयबा के, जिसमें पहला था मुर्के में मौजूद मरकाए तैयबा, दूसरा था बरनाला में मौजूद मरकरी जैमित अहे हदीस हिंद और मुजफ्फराबाद में बसे सवाई नाला कैंप। गौर करने वाली बात यह कि 26/11 हमले में जो शामिल थे, जो 2 टेररिस्ट थे, जिसका एक का नाम था असमल कसाब, जिसका नाम था डेविड हेडली। और चौंकाने वाली बात यह है कि मुर्की में मौजूद यही 3 कैंप में उनकी ट्रेनिंग हुई थी। मुजफ्फराबाद में मौजूद सवाई नाला कैंप वो जगह थी 20 अक्टूबर 2024 को रचे गए सोमरक हमले और अक्टूबर 2024 में रचे गए गुलमर्ग हमले और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो भी इसी ट्रेनिंग इसी जगह से हुई थी। और यह वही जगह थी जिसने 26 मासूम औरतों के सिंदूर को छीना था। लश्कर-ए-तोयबा के सिवा भी टेररिस्ट ग्रुप भारत के संप्रभुता पे चोट करते ही है, जिसके कुल 4 बेस इस हमले में टारगेट किए गए हैं, जिसमें से एक था मुजफ्फराबाद का सैयद बिलाल कैंप, जहां पर जैसे मोहम्मद के ढेर सारे गोला बारूद वहां पर स्टोर किए जाते थे और वहां पर आतंकी हमले की प्रॉपर प्लानिंग वहां से करी जाती थी। इसके अलावा जो जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर कहा जाता है, जिसका नाम है मस्कर सुबान अल्लाह, भी बहालपुर में आइडेंटिफाई करा गया था। इसके अलावा टहरा जहान के सरजल कैंप में भी और कोटी के मरकाज अब्बा के ट्रेनिंग कैंप को भी इंटेलिजेंट ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि ये कुछ ऐसी जगह है जहां से ये हमले की प्लानिंग रची जाती है और उनके कुछ हेडक्वार्टर्स है और कुछ ट्रेनिंग कैंप्स है। इसके अलावा 2 कैंप और थे जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के थे, और जिसमें कोटिल में मस्करे रहील शाहिद कैंप और सियालकोट में मौजूद मेउना जोया कैंप शामिल है। आपको शायद याद होगा कि साल 2016 में पठानकोट के एयरफोर्स बेस कैंप में चुपके से आतंकी हमला किया गया था। और चौंकाने वाली बात यह कि वहां के जो भी प्लानिंग थी, जो भी ट्रेनिंग हुई थी उन लोगों की, वो इसी कैंप में हुई। और आर्म फोर्स ने ये 9 जगह को आइडेंटिफाई करने के बाद ये डिसाइड किया कि इन जगहों को वो लोग यानी कि आर्म फोर्सेस हमारी डिस्ट्रॉय कर देगी इन 9 जगहों को, इससे कि ना कि वहां पर ट्रेन किए जा रहे इस्लामिक टेररिस्ट को यहाँ पर संदेश पहुंचे और यहाँ पर जो वहां पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है उनके जो वेपन्स वगैरह है, जो भी हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर कि उन लोगों के पास प्रॉब्लम यह आ रही थी कि वो लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है वो नहीं पहन सकते थे, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत अब वो देश नहीं रहा कि अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहां पर एक कड़ी निंदा होगी और बस भूल जाएंगे। और पाकिस्तान ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी वगैरह नहीं, सीधा सीधा बताया जाता है कि अब तुम्हारा क्या होगा। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान ने अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और पाकिस्तान में जो इंडिया के लिए जो एयर बेस होती है उसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया और जितने भी ओपन बॉर्डर्स थे उन सबको बंद कर दिया गया और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रख दिया गया। अब हम हमारी आर्मी को पैदल भेज दे उरी की तरफ या फिर हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको भेज दे हम पाकिस्तान बालाकोट में भेज दे एयर स्पेस की तरफ, तो ना ये एक वॉर की तरफ देखा जाता लेकिन ये देखा जाता कुछ कि सोल्जर के लिए भी एक रिस्की हो सकता है। इसलिए 1971 के बाद पहली बार तीनों आर्म फोर्सेस ने मिलकर इतना बढ़िया कोलैबोरेशन किया और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर एक्सट्रूशन किया जिसकी पाकिस्तान ने तो इसकी कल्पना अपने सपने भी नहीं की होगी। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपनी इंटेल का इस्तेमाल करके लोकेशंस की
जानकारी हासिल की और ऑटोमेटिक वेपन्स को इकट्ठा कर लिया। कामिकाज़े नाम के ड्रोन को पाकिस्तान ने भेजा और वहां जाके उन टारगेट का सर्विलेंस करके और उनकी क्रिटिसाइज और सर्विलेंस को यहाँ पर अपने सर्विस बेस तक पहुंचा, ताकि आर्मी के जो तीनों आर्मीज है उनके द्वारा किए गए हमले एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर गिरे। और ऐसा इसीलिए किया गया कि ये हमले उसी जगह पर हो और किसी भी सर्विलेंस या फिर ऑफिशियल पाकिस्तान बिल्डिंग पर ये सब मिसाइल वगैरह ना गिरे। सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन को यहाँ पर रेकी किया गया, उसके बाद अपने इंडियन बॉर्डर में रहते ही राफेल को उड़ाया गया और वहां से उस मिसाइल को छोड़ा गया ठीक उसी लोकेशन पर गिरने के लिए। स्कार्प मिसाइल बहुत स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव मिसाइल होती है जिसको किसी एयरक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी काबिलियत यह होती है कि जो टारगेट होता है उसे 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जा सके और जो भी टारगेट होता है उसको बॉर्डर के अंदर रहते ही उसको तबाह कर सकती है। और जो 9 निशानों पर या पर जो ताबड़तोड़ या मिसाइल छोड़ी गई वो यही मिसाइल थी जिससे वहां पर हमले किए गए। शॉर्ट रेंज के लिए भारत में मॉड्यूलर रिलेशन एक्सटेंड रेंज यानी कि हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली इसमें एक ऐसे खुद के जीपीएस का इस्तेमाल होता है जिसे अगर आप सही एटीट्यूड से यहाँ पर गिराते हो तो ठीक वो उसी जगह पे जाके गिरेगा जहां पर आपने उसको टारगेट दिया है और ठीक वो वहां जाके ही गिरेगा। और जब ये मिसाइल वहां पर गिरी तब कामिकाज़े ड्रोन फाइनली यहाँ पर जो अपना फाइनल डैमेज था उसके लिए वहां पर ब्लास्ट हो गए। 1:05 से 1:30 तक चलने वाले 25 मिनट में भारत ने 25 से ज्यादा मिसाइल यहाँ पर दागी थी वहां पर ठीक 9 ठिकानों पर। और पाकिस्तान के 70 टेररिस्ट को वहां पर मार गिराया, जिसमें से 10 लोग तो जैसे मोहम्मद के रहने वाले यानी कि परिवार वाले थे जो कि इस हमले में मारे गए। पाकिस्तान में दिवाली के पटाखे फोड़ने के बाद इंडियन आर्मी ने 1:51 पर पाकिस्तान में दिवाली के पटाखे फोड़ने के बाद इंडियन आर्मी ने 1:51 पर ठीक ये ट्वीट किया कि जस्टिस इज सर्व्ड। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने ये ट्वीट किया कि भारत माता की जय। और गाइस जब यहाँ पर यह वीडियो शूट हो रही है तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी का अभी भी कुछ बयान बाकी है। और ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि 1 घंटे के अंदर तो दुनिया के बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर बयान आने लगे और भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को एक संदेश साफ दे दिया। पिछले कुछ सालों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में 350 मासूम सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई, 800 से ज्यादा सिविलियंस यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, 600 से ज्यादा सुरक्षा बलों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं यानी कि शहीद हुए हैं। लेकिन बस अब बहुत हो गया। इन 2 शब्दों के साथ नो मोर। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ पहला कदम बढ़ा दिया है। लेकिन इस अटैक के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सही मामले में सारी खुशी गम में बदल गई। हालांकि समय रहते पाकिस्तानी आर्मी कुछ कर भी नहीं पाई, उनके नाक के नीचे से अगेन एक स्ट्राइक हो गई तो वहां की जनदाश करने लगी, न्यूज फैलाने लगी कि वहां की आर्मी ने भी 2 राफेल मार गिराए हैं, पाकिस्तान में घुसने वालों को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। अरे मेरे मूर्ख बच्चे, हम तुम्हारे एयरबेस में घुसे नहीं है तो तुम हमें कैसे मार गिराओगे? अगर हमारे इस छोटे से नादान बच्चे में इतनी बुद्धि होती तो ये टेररिस्ट कहलाते नहीं। अब बात करते हैं कि जो ये इमेजेस इंटरनेट पर वायरल हो रही है तो ये पूरी तरीके से फेक है। तो ये जो राफेल है वो उस विमान की नहीं है जो कि ये इस विमान की है जो कि 2021 में पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में जो एक मिग विमान क्रैश हो गया था, ये उसकी है। वो कहते हैं ना कि आदमी को जब मरकोला नहीं मिलता तब वो कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। तो अब यहाँ पर एक खबर ये भी आई थी कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है। एक है F-16 और एक है JF-17, दोनों को। लेकिन जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ तब दोनों देशों में से किसी ने भी ये ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया, तो अभी के लिए हम इसको रूमर मान लेते हैं। अब पाकिस्तान के पास भारत के
इस स्ट्राइक के खिलाफ कोई भी जवाब देने के लिए कोई कुछ भी जवाब नहीं बचा। पाकिस्तान के पर जो ये भारत ने हमला किया है उसको रिगार्ड करने का कोई भी हक नहीं है। उसके 3 कारण है, क्योंकि पहला कारण यह है कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी आर्मी बेस पर हमला नहीं किया है। दूसरा है कि भारत ने यह प्रॉपर ध्यान रखा है कि कोई सिविलियंस एरिया में ये बम और स्ट्राइक्स ना हो, मिसाइल ना गिरे। ना ही किसी आर्मी मैन ने यहाँ पर बॉर्डर को क्रॉस किया है, ना ही किसी एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर को ऊपर से हवाई हमले के लिए क्रॉस किया। यह भारत का अपने ही सीमा में रहकर टेररिस्ट को जो उनकी जो लोकेशन थे उनको खत्म करने के लिए था, और आर्मी बेस पाकिस्तान के और सिविलियंस को मारने का कोई भी भारत का इरादा नहीं है। भारत में इस चीज के बाद बहुत खुशी की लहर थी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये खुशी कुछ पल की और कुछ पल के बाद ये मातम में बदल जाए। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान के द्वारा लगातार एलओसी पर फायरिंग करने जाने पर भारत के 15 सिविलियन की यहाँ पर मौत हो गई और 43 सिविलियन यहाँ पर इंजर्ड हो गए। अब भी यहाँ पर 4 मासूम बच्चों की मौत हुई है, मासूम अबोध बच्चे। तो अब भी यहाँ पर कोई ऐसा स्टेटस नहीं लगा गया कि ऑल आइज इन पूंछ। पाकिस्तान ने इस स्ट्राइक को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है, और पाकिस्तान के भी पीएम ने खुली छूट दे दी है कि वो लोग भी, पाकिस्तान की आर्मी भी, जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो किसी भी तरीके का भी वो आप जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तान ने जिस तरीके का स्टैंड शो किया है ना, वो अब जो उसकी जो हरकतें हैं, पाकिस्तान आर्मी की जो हरकत है वो पूरी तरीके से वॉर तक जाने की है, और जो चाइना का जो अनप्रेसिडेंटेड जो सपोर्ट देकर रखा है, ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान अब चाइना के सारे जवाब तो देगा। लेकिन अब ये देखना है कि उनकी आर्मी जवाब देती है या फिर वो हर बार की तरह कायदा के जो आतंकवादी है उनका सहारा लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और जैसे ही इस हमले के 12 घंटे के अंदर यहाँ पर इसने हमला किया है, जो मासूम लोगों पर हमला किया, तो ये पाकिस्तान यही चाहता है कि जो मासूम लोग हैं उनको ही ये टारगेट बनाए। लेकिन इससे ये भी एक बात साबित होती है कि पाकिस्तान अब तक कुछ सीखा नहीं है, वो एकदम ना समझ हमारा बच्चा है। और एक बात है जो कि हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो कि पहलगाम में जो आतंकवादी ने हमला किया था, ना ही वो मारे गए हैं, ना ही वो पकड़े गए, ना ही कोई उनका पता चला है। और ऊपर से भागा बॉर्डर और जो भी ओपन बॉर्डर है उनके बंद होने के बाद जो भी पाकिस्तान बॉर्डर है, पाकिस्तानी नागरिक है, उनका वहां पर जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यानी कि अभी भी पाकिस्तान के नागरिक हमारे देश अभी भी इनका कुछ नहीं किया गया। तो युद्ध के टाइम पर ये लोग भारत के कुछ हिस्सों में ये लोग दंगे पैदा कर सकते हैं, और ये लोग हमें और सरकार को दोनों को खोखला कर सकते हैं। और हमने भी यहाँ 15 दिनों में कम जवाब नहीं दिया है। और अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर तय है, तो अब ये देखना रहेगा इम्पोर्टेंट कि हम किस तरीके से उसका, तो गाइस जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। अब मुझे बताइए कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते और आपके प्रधानमंत्री रहते, इस तरीके की अटैक हुए होते, तो आप किस तरीके से रिएक्ट, और गाइस आपके प्रधानमंत्री रहते आपके सिविलियंस को अभी भी मारा जा रहा हो तो आप किस तरीके से डील करते, किस तरीके से रिएक्ट करते, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार कमेंट जरूर करिएगा गाइस। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में अपना ओपिनियन बताना मत भूलना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।